ड्यू टू लॉ। लॉ ये कहता है कि अगर आप किसी के साथ ऐसा रॉन्ग करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, टॉर्ट हो जाएगा। तो बाय द इंडिविजुअल केस आएगा, सही बात है। राइट क्या कहलाएगा, राइट इन रैंक कहलाएगा। ऑब्लिगेशन क्या होगा, ड्यू टू लॉ होगा। और पर्पज इसका भी क्या होता है, कंपनसेशन। यहां भी कंपनसेशन था, यहां भी था, या और हम कह सकते हैं कि यहां भी पर्पज इसका क्या है, टू प्रोवाइड द डैमेज, जो भी इसका नुकसान हुआ वो। लेकिन तो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो ये होता है कि यहां पे जो डैमेज है वो अनलिक्विडेटेड होता है। जैसे टॉर्ट में, कॉन्ट्रैक्ट में कैसा होता है, लिक्विडेटेड होता है। टॉर्ट में कैसा होगा, अनलिक्विडेटेड होगा। अब अनलिक्विडेटेड में क्या क्या मतलब होता है, इट हैज बीन असर्टेन्ड बाय द कोर्ट। आप लिख सकते हैं कि ये सर्टेन नहीं होता है, या लिखिए ascertained by the court। अनलिक्विडेटेड डैमेजेस का मतलब होता है ascertained by the court, कि इसको निश्चित कौन करेगा, कोर्ट निश्चित करेगा। तो ये एक हमारा जनरल कॉन्सेप्ट हुआ कि अभी हमने स्टार्ट नहीं किया टॉर्ट, लेकिन कई चीजें हमें पता लगी है कि हमने क्या क्या देखा है कि अगर किसी पर्सन के लीगल राइट्स होते हैं, अगर उसके लीगल राइट्स का वायलेशन होता है बाय द एक्ट और बाय द ओमिशन, तो ये क्या कहलाएगा, रॉन्ग कहलाएगा। रॉन्ग अगर क्राइम करके मेंशन किया गया है किसी भी पिनल लॉज में, तब ये क्या हो जाएगा, क्राइम हो जाएगा। क्रिमिनल रॉन्ग कहेंगे, प्रोसीडिंग किसके द्वारा स्टेट होगी, बाय द स्टेट। पर्पज क्या है, पनिशमेंट, कहा जाएगा, क्रिमिनल कोर्ट में। क्या कहलाएगा, क्रिमिनल रॉन्ग। क्रिमिनल रॉन्ग को क्या कहते हैं, पब्लिक रॉन्ग। जनरली नॉट कंपाउंडेबल। तो ये जब नॉट कंपाउंडेबल होते हैं तो सिविल रॉन्ग क्या होती है, जितने भी सिविल रॉन्ग है ये होती है कंपाउंडेबल। ऑल सिविल रॉन्ग्स आर कंपाउंडेबल, मतलब अगर पार्टी चाहे तो कंप्रोमाइज कर सकते हैं। देखिए जरा इसको भाई, अब इसको समझ में तभी आएगा बेटा जब जैसे हमने बनाया साथ में आप अपना बनाते चलेंगे, और अगर कुछ नहीं समझ में आया तो पूछते चलेंगे। हमें नहीं लगता इसमें बार बार कुछ बताने की जरूरत है, ठीक है। ये आपका हो गया। अब कुछ और चीजें बताते हैं आपको। ये तो हमने बात कर ली रॉन्ग की। अब अगर देखिए हम टॉर्ट आपकी बात करें तो एक्चुअल में क्या है, जो वर्ड टॉर्ट है ये एक फ्रेंच वर्ड है, ठीक। लिया कहां से गया है, ये लिया गया है टॉर्टम से, जो कि एक लैटिन टर्म है। द वर्ड टॉर्ट is a French word which has been derived from the Latin term tortum। अब टॉर्ट का जो टॉर्टम है, टॉर्टम का मतलब क्या होता है, इसको आप कह सकते हैं टू ट्विस्ट, या इसको आप कहो तो हम कह सकते हैं ये होते हैं ट्विस्टेड, क्रूक्ड, नॉट स्ट्रेट, मतलब सीधा नहीं है ये,
या आप इसको ये भी कह सकते हो अनलॉफुल। ठीक, ये टॉर्ट का मतलब होता है। टॉर्ट का मतलब समथिंग विच इज नॉट स्ट्रेट, सीधा नहीं है, मुड़ा हुआ है, ठीक है, ट्विस्टेड है, बहुत क्रूप्ड है, नॉट स्ट्रेट, अनलॉफुल है। ठीक, तो ये सब क्या आते हैं, टॉर्ट के मीनिंग है। जो वर्ड टॉर्ट है उसका क्या मतलब निकल के आया है। अब अगर हम डिफाइन करना चाहें व्हाट इज टॉर्ट, देन वी कैन से फर्स्ट थिंग, टॉर्ट इज अ सिविल रॉन्ग। If we want to define the term tort, then we can say easily tort is a civil wrong. Other than breach of contract and breach of trust, we can say tort is a civil wrong other than breach of contract and breach of trust. And the redressal is, redressal मतलब रेमेडी क्या है, रेमेडी इसके लिए हमारे पास क्या है, अनलिक्विडेटेड डैमेज। यानी कि अगर हमसे डिफाइन किया जाए टॉर्ट को, तो हम कह सकते हैं टॉर्ट इज अ सिविल रॉन्ग विच is other than breach of contract and breach of trust, and redressal is unliquidated damages, and unliquidated means ascertained by the court, not by the parties. तो ये तो आगे बात। अगर हम एक और इजी में देखें तो हम ये कह सकते हैं ये क्या है, ये रॉन्ग है। ठीक, अब रॉन्ग भी दो हो सकती हैं, एक क्या हो सकती है क्रिमिनल, और एक क्या हो सकती है सिविल। यानी कि ये पूरी क्रिमिनल रॉन्ग हो गई और ये क्या हो गई, सिविल रॉन्ग हो गई। अब सिविल रॉन्ग में से भी इसको निकाल दीजिए आप, ये मान लीजिए ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, इसको भी हमने निकाल दिया, तो ये हमारी क्या हो गई, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट निकल गई। अब ये जो केवल बचा है, ये हमारा हिस्सा क्या कहलाता है, टॉर्ट कहलाता है। ये पूरा क्यों, ये पूरी रॉन्ग थी, क्रिमिनल रॉन्ग अलग निकल गई, आधा हिस्सा सिविल रॉन्ग बचा, सिविल रॉन्ग में से कॉन्ट्रैक्ट अलग निकल गया, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, यानी ये क्या है, टॉर्ट है। यानी कि हम इसलिए कह सकते हैं टॉर्ट इज अ सिविल रॉन्ग अदर देन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, एंड द रेमेडी इज अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। इसके बाद हम आपको, ये तो मीनिंग हो गया, आज हम केवल देखेंगे नेचर, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ टॉर्ट। तो नेचर इससे पहले हमने देख लिया कि क्या है, सिविल रॉन्ग है। मीनिंग हमने देख लिए कि टॉर्ट टर्म से लिया गया है। हाँ, अगर इसकी आप बात कीजिए यहीं पे, तो टॉर्ट जो है वो इंग्लिश का टर्म जो रॉन्ग है इसके जैसा है। रॉन्ग जो है, टॉर्ट और रॉन्ग एक ही बात है, रॉन्ग जो है ये इंग्लिश का वर्ड है। ये पूरा कॉन्सेप्ट है हमारा टॉर्ट का। अब जब भी इसको हम आगे देखेंगे तो हमें, अगर हम इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ टॉर्ट देखें, then the essential elements of tort can be divided into three important parts. First one is tort is a civil wrong. Second, it is other than breach of contract and breach of trust, and the remedy is unliquidated damages. अब देखिए, चार लोगों की डेफिनेशन जो है वो हमें बहुत अच्छे से तैयार करनी है टॉर्ट में। पहली डेफिनेशन जो है, ये सेक्शन 2M, ये लिमिटेशन एक्ट है, शायद 1963 का, इसकी डेफिनेशन है। दूसरी जो इसकी डेफिनेशन दी है वो दी है सामान्य ने,
तीसरी टॉर्ट की डेफिनेशन जो आपको याद रखनी है वो दी है बिनफील्ड ने। ठीक, सेक्शन 2M लिमिटेशन एक्ट 1963 में डेफिनेशन दी गई है, सामंत ने डिफाइन किया है, बिनफील्ड ने डिफाइन किया है, और फोर्थ डेफिनेशन आप ले लीजिए फ्रेजर की। डेफिनेशन तो कई दी होंगी, अब ये डेफिनेशन आपको याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इन सब ने वही टॉर्ट को कहा है जो हमने पढ़ लिया है, लेकिन इनका कहने का तरीका अलग अलग है। और कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनको हम पकड़ के ये ध्यान रखते हुए, जुडिशरी में खूब पूछा जाता है कि सामंत कोई डेफिनेशन को दे देंगे, उसके बाद पूछेंगे ये किसने कहा है, बिनफील्ड ने कहा है, सामंत ने कहा है। तो इसमें आपको करना क्या होगा, इसमें जो वर्ड्स दिए गए हैं उन वर्ड्स को हम अच्छे से देख लेंगे कि कौन सी डेफिनेशन में कौन सा वर्ड आया है जिससे हमें याद करना है। जैसे अब देखिए हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ रहे हैं सेक्शन 2M के। इन्होंने डिफाइन किया है टॉर्ट मीन्स अ सिविल रॉन्ग विच इज नॉट एक्सक्लूसिवली अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। यानी कि सेक्शन 2M में इन्होंने कहा है टॉर्ट इज अ सिविल रॉन्ग विच इज नॉट अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, वही बात है। सेकेंड डेफिनेशन है सामंत की। सामंत कहते हैं इट इज अ सिविल रॉन्ग फॉर विच द रेमेडी इज अ कॉमन लॉ एक्शन फॉर अनलिक्विडेटेड डैमेजेस एंड विच इज नॉट द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और द ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और अदर मियरली इक्विटेबल ऑब्लिगेशन। अब ये ध्यान रखिएगा, सामंत ने कहा है अदर मियरली इक्विटेबल ऑब्लिगेशन। सामंत की डेफिनेशन जो आपको याद रखनी है वो बाकी सब चीजें तो उन्होंने वही कही है कि इट इज अ सिविल रॉन्ग, रेमेडीज अनलिक्विडेटेड डैमेजेस और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच ऑफ ट्रस्ट से अलग है, और अदर मियरली इक्विटेबल ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन मतलब इक्विटेबल मतलब तो साम्य समान, ठीक है। तो अदर मियरली इक्विटेबल ऑब्लिगेशन मतलब इन्होंने क्या कहा है कि कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट नहीं है, और कुछ और भी ऐसे हो सकते हैं जो सिविल रॉन्ग हो लेकिन वो टॉर्ट ना हो, मतलब कॉन्ट्रैक्ट और ट्रस्ट के अलावा भी। तो अदर मियरली इक्विटेबल ऑब्लिगेशन से आप सामंत की डेफिनेशन पकड़ लेंगे। दूसरा, इन्होंने ये भी कहा था कि द रेमेडी इज अ कॉमन लॉ एक्शन। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि पूरा लॉ ऑफ टॉर्ट डेवलप हुआ है केस लॉ से, और ये कहां से आया है? कॉमन लॉ से आया है। तो वर्ड कॉमन लॉ सामंत की डेफिनेशन में आता है, कॉमन लॉ। ठीक, इन दो वर्ड से हम पहचान लेंगे कि ये किसकी डेफिनेशन है। इसके बाद बिनफील्ड ने देखिए क्या कहा। बिनफील्ड का कहना था कि टॉर्चियस लायबिलिटी अराइजेस फ्रॉम द ब्रीच ऑफ अ ड्यूटी प्राइमली फिक्स्ड बाय द लॉ। अब देखिए, एक तरफ जब राइट्स होगा तो दूसरे की ड्यूटी होगी। अगर ए का ये राइट है कि उसको कोई डिफेम ना करे, तो पूरी दुनिया की ड्यूटी है कि ए को डिफेम ना किया जाए। तो इन्होंने कहा था कि टॉर्चियस लायबिलिटी अराइजेस फ्रॉम द ब्रीच ऑफ अ ड्यूटी प्राइमली फिक्स्ड बाय लॉ। अब हमने आपको बताया था टॉर्ट में जो ऑब्लिगेशन आता है वो किसकी तरफ से आता है? ड्यू टू लॉ की वजह से आता है, और ड्यू टू लॉ की वजह से क्या होगा? इसके ऊपर ऑब्लिगेशन आ जाएगा, और ये कहा जाएगा कि टॉर्चियस लायबिलिटी अराइजेस फ्रॉम द ब्रीच ऑफ अ ड्यूटी प्राइमली फिक्स्ड बाय द लॉ। दिस ड्यूटी इज टुवर्ड्स पर्सन जनरली एंड इट्स ब्रीच इज रिड्यूसेबल बाय एन एक्शन फॉर अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। इन्होंने भी कहा है कि इसके लिए क्या होगा? अनलिक्विडेटेड डैमेजेस होगा। अब इसमें आप कोई भी एक वर्ड पकड़ लीजिए, जैसे बिनफील्ड में आप ध्यान रखिएगा ये स्टार्ट होती है टॉर्चियस लायबिलिटी, और यहां पे क्या होता है? ब्रीच ऑफ ड्यूटी की वजह से। ठीक, इसके बाद फ्रेजर ने कहा है इट इज एन इन्फ्रिंजमेंट ऑफ अ राइट इन रैम। फ्रेजर की डेफिनेशन में
राइट इन रैम इन्होंने कह दिया। अब वर्ड पकड़ लीजिए आप, सेक्शन 2M में सीधे सीधे कहा है कि इट इज अ सिविल रॉन्ग अदर देन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। सामान्य में भी सब वही बातें कही गई कि सिविल रॉन्ग है, रेमेडी एंड लिक्विडेटेड डेमेजेस है, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने क्या किया है कि अदर देन लॉ ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है, वो सब बातें कही, लेकिन इन्होंने कह दिया मेयरली इक्विटेबल ऑब्लिगेशन और कॉमन लॉ की बात अलग से कर दी। बिनफील्ड टॉर्चर्स लायबिलिटी और ब्रीच ऑफ ड्यूटी की बात करते हैं। फ्रेजर ने क्या कहा कि इट इज एन इन्फ्रिंजमेंट ऑफ अ राइट इन रैम ऑफ अ प्राइवेट इंडिविजुअल गिविंग अ राइट ऑफ कंपनसेशन एट द सू ऑफ द इंजर्ड पार्टी। जो भी इंजर्ड पार्टी है उसको एक राइट मिलता है कि वो केस फाइल करके अपना कंपनसेशन ले सकती है। तो ये आप किसी भी बुक से कहीं से भी आपको चारों डेफिनेशन मिल जाएंगी। इन चारों डेफिनेशन को लिख लीजिए और जो उसका मेन जिस्ट है वो हमने आपको बता दिया है। तो इस तरीके से हमारा ये आज टॉर्ट स्टार्ट हुआ है, जिसमें हमने आज देखा है नेचर, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ टॉर्ट्स। बाकी इसके आगे का कॉन्सेप्ट जो है वो हम कल देखेंगे। और फिर हम आपसे बार बार देखिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ये समझ में तभी आएगा जब रोज का रोज आप अपना नोट्स बनाते चलिए, किसी बुक से पढ़ते चलिए। और अगर अभी भी चैनल ने सब्सक्राइब किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको कॉन्ट्रैक्ट और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ पूरा इस पे पड़ गया है, उसको आप प्लेलिस्ट में जाके एक साथ देख सकते हैं। और टॉर्ट स्टार्ट हो गया है। स्टे होम एंड स्टे सेफ।